गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग मृदा से संबंधित कुछ प्रश्नों को जाने थे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 से भूमि से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भूमि से संबंधित कुछ प्रश्न। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोल है, उसके 3 हिस्सा जल से भरा हुआ है। अगर इसे प्रतिशत में पूछता है तो हम कह सकते हैं कि 71% यानी कि 71% पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग पर जल है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तांजानिया क्या है? तो हम पढ़े थे भूगोल में, एक सबसे फर्स्ट में ही एक छोटा सा कहानी था। मोम्बा तांजानिया के रहने वाली लड़की है, जिसके यहाँ सेम उगाया जाता है, पथरीली भूमि है, वहाँ कुछ सेम उगाया जाता है, बकरी चराती है, इस तरह की कुछ कहानी आती है। तो उस कहानी में बताया गया तांजानिया क्या है, इसी से संबंधित प्रश्न है। तांजानिया क्या है? तो तांजानिया एक देश है। तांजानिया एक देश है। और उसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न है, तांजानिया किस महादेश में है? तो हम पढ़ चुके थे कि तांजानिया अफ्रीकी महादेश में मोम्बा रहती थी, तांजानिया नामक देश में। तो ये किस महादेश में है? अफ्रीकी महादेश में। चौथे प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी सर्वप्रथम जंगल बचाने के लिए जंगल अधिनियम लाया गया, उसी समय जंगल बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की स्थापना की गई। तो कौन से ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की स्थापना की गई? तो हम कह सकते हैं कि 1972 या 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जब वन अधिनियम कानून आया था। जंगल को नहीं काटा जा सकता है, जंगली जीव को नहीं मारा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जंगल को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए बहुत बड़ा संरक्षण का उपाय है राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड में टाइगर रिजर्व है, यानी कि बाघ बचाने के लिए एक नेशनल पार्क बनाया गया था बेतला में। तो पूछ रहा है कि झारखंड में स्थित नेशनल पार्क बेतला किस जिले में है? तो हम कह सकते हैं, पढ़ चुके हैं और हम झारखंड के रहने वाले हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये लातेहार जिला में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क बाघ को बचाने के लिए बनाया गया था। टाइगर रिजर्व यानी बाघ की संख्या घट रही है, तो उसके संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क बनाया गया था। छठे प्रश्न है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो भूमि तो कम ही है हमारे पास। पृथ्वी के 3 हिस्सा में जल भरा हुआ है, तो एक ही हिस्सा यानी कि 30% भाग पर जल एक भूमि है, जहाँ हम लोग खनन, उसी पर पर्वत है, उसी पर सड़क बनाया जाता है, उसी पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, सब का भूमि पर ही होता है। और पूरे विश्व का, पूरे भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का मात्र 30% एरिया पर भूमि है। विश्व में कितना प्रतिशत भूमि पर वन है? पूरे विश्व में देखा जाए कि अनेकों देश हैं, लगभग 200 के करीब देश हैं। तो सब देश में को मिला दिया जाए कितना जंगल कहाँ है, तो पूरा मिलाने के बाद मात्र 31% भूमि पर जितना भूमि बचती है जिसका हम उपयोग करते हैं, उस उपयोग में मात्र यानी कि 30% का 30 को हम 100 मान लेते हैं,
तो इसका मात्र 31% भूमि पर वन है पूरे विश्व में। अंतिम प्रश्न पर आते हैं, तो विश्व में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? कृषि योग्य यानी खेती किया जा सकता है, फसल उपजाया जा सकता है। तो पूरे विश्व में मात्र 11% भूमि पर खेती की जा सकती है, बहुत कम है। जिस तरह से पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, फर्स्ट नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर भारत, इतनी बड़ी जनसंख्या, और भी 7 महादेश है, उसमें अनेकों देश हैं। वहाँ की जनसंख्या को भरण पोषण के लिए जो फसल उपजाया जाता है, कृषि कार्य के लिए खेती की जाती है, वह मात्र 11% भूमि है। 11% भूमि पर कृषि कार्य की जाती है, यानी खेती की जाती है। 9वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? यानी अगर पूरे विश्व में देखा गया तो मात्र 11%। अगर भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का जितना क्षेत्रफल है उसे कितने परसेंट भूमि पर फसल उपजाई जाती है, यानी कृषि कार्य की जाती है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे अधिक 57% एरिया पर फसल उपजाया जाता है। हम जानते भी हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या खेती पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, खेती करते हैं। हमारे यहाँ अभी के समय में बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि हो गई है। हरित क्रांति आने के बाद हमारे यहाँ खेती की उपज बढ़ गई है, फसल की उपज बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ 57% भूमि पर खेती होती है और अच्छी खेती होती है। दूसरे देश को हम निर्यात भी करते हैं। अभी हमारे यहाँ गेहूँ गृह युद्ध छिड़ने के बाद श्रीलंका में यूक्रेन भी भेजा गया। यूक्रेन और रसिया का युद्ध में कुछ रसिया को भी दिया गया गेहूँ। बहुत से देशों को हमारे यहाँ का फसल निर्यात होती है। बहुत से ऐसे फल हैं जो दूसरे देश को हम निर्यात करते हैं, जैसे आम, सेब, खजूर। और प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है कि हमारे यहाँ का मसाले जो हैं बहुत फेमस हैं। विदेशी अंग्रेज यहाँ आए, मसाले की जो उत्पादन हुआ उसको अपने घर ले जा करके बेचे। अरब से भी लोग आए और हमारे यहाँ व्यापार किए मसालों का। तो हमारे यहाँ मसाले, रबी फसल, खरीफ फसल, धान, गेहूं, चावल, बहुत से तरह के फसलें उपजाई जाती है, जो मात्र 57% उसके लिए भूमि है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो वन कुछ हम लोग यहाँ कम पड़ रहा है, लेकिन वन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरे विश्व ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रही है, पृथ्वी जल रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। इस कोरोना काल में देखा गया कि कितने ऑक्सीजन की घोर किल्लतें हो गई। इसके लिए वन बहुत जरूरी है हमारे ऑक्सीजन के लिए। तो मात्र 22% भूमि पर वन है। तो आज हम क्लास 8 के भूगोल से संबंधित, भूमि से संबंधित 10 प्रश्नों को देखें। पिछले वीडियो में हम मृदा से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझे थे, आज भूमि से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझे। अगर ये ढंग से हम समझ लें तो आने वाली जैक 8वीं बोर्ड की परीक्षा में हम अच्छे अंक ला सकते हैं। अगर इसे अच्छे ढंग से समझ लिया जाए तो 10वीं बोर्ड में भी यही क्वेश्चन होता है। मैट्रिक की परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न होते हैं। और हम ये जान लें कि हमारे यहाँ का 8वीं की भूगोल यानी किसी भी विषय की किताब 8वीं और 10वीं लगभग सेम बुक चलता है। सारा चैप्टर एक ही तरह का होता है। जैसे में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन, उसमें भी है प्राकृतिक वनस्पति, जल एवं वन्य जीवन संसाधन। खनिज के बारे में 8 बोर्ड में 8 में ही पढ़ना है, 8 के बुक में भी, और 10 के बुक में भी खनिज के बारे में पढ़ना है।
लगभग सेम होता है 8 बोर्ड और 10 बोर्ड के क्वेश्चन। कुछ ऊपर नीचे प्रश्नों का जो रूपरेखा है वे कुछ आसान हो सकता है 8 में, 9th में थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी टाइप के आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न इस टाइप के होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं, इसे समझ लिए। इससे बहुत से प्रश्नों का हल मिल जाएगा, तो आप इसे ढंग से समझ लें। धन्यवाद।